मेटलर्जी मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये सब पढ़ चुके थे। और यही लास्ट बचा हुआ था, दैट वाज द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो मेटल इसका मेन और क्या होता है, दैट इज द कॉपर पायराइट, इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं। कॉपर पायराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, दिस इज द ओर ऑफ कॉपर। और एक Cu2s, ये दोनों मेन ओर है जहाँ पर हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर ये सल्फाइड हो रहा है तो इसके लिए हम फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेट होने के बाद हम लोग रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सिलिका ऑक्साइड। ये फ्लक्स है, फ्लक्स आपको पता है कि फ्लक्स क्या करता है, किसी भी नॉन फ्यूजिबल फ्यूजिबल मास से रिएक्ट करके क्या स्लैग बनाता है, सिलिकेट बनाता है इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो इसमें बहुत सारा रिएक्शन चलते रहता है रोस्टिंग के अंदर। तो ये जो कॉपर पायराइट है, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और SO2 गैस रिलीज होगा। अब इस ये जो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में, मतलब ये जो इसका मेन ओर है, उसमें मेरा जो होता है ना, ये आयरन आयरन ऑक्साइड, ये सब जो आयरन ऑक्साइड होता है, ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज है। हमको कॉपर चाहिए, उसमें आयरन की जरूरत नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आयरन को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहला रिएक्शन तो ये हो गया कि ये जो कॉपर पायराइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सल्फाइड बनाया, ऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। फिर ये जो CuS यहाँ पर बना, ये CuS भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और फिर ये जो CuS बना, ये फिर से क्या करा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब फिर क्या होता है ना, ये कॉपर ऑक्साइड बना, और ये जो आयरन ऑक्साइड, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके FeO में कन्वर्ट हो गया। ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बना और आयरन ऑक्साइड जो कि और बचा हुआ था उस ओर के अंदर रिएक्ट कर कॉपर सल्फाइड और FeO बना दिया। और ये जो FeO होता है ना, FeO एक FeO यहाँ पर बना और फिर कुछ FeO यहाँ से बना। इस यही FeO मेरा इम्प्यूरिटीज है। तो इम्प्यूरिटीज क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स से ट्रीट करके, अगर ये एसिडिक, ये देखो ये मेटल ऑक्साइड है, ये बेसिक फ्लक्स है, सॉरी ये बेसिक बेसिक है, तो हमको फ्लक्स क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक नेचर का लेना पड़ेगा। और ये स्लैग बन गया, स्लैग बनने से क्या होगा, ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा और उसको हम इजीली रिमूव कर लेंगे। तो ये जो रोस्टिंग जो होता है ना, रोस्टिंग में ये जो रिवर्बरेटरी फर्नेस में बहुत सारा काम चलते रहता है। तो क्या क्या काम चलते रहता है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, आपको बताया गया। फिर यहाँ से ये ध्यान रखना है, जो रोस्टिंग करने के बाद हमको जो मोल्टेन मास मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा करते हैं। मोल्टेन मास रिवर्बरेटरी फर्नेस से रोस्टिंग करने के बाद मिलता है, उसको मेट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा करता है मेट के अंदर कंपोजिशंस बताइए। तो ये ध्यान रखना है कि मेट के अंदर 98% कॉपर सल्फाइड होते हैं और 2% आयरन सल्फाइड होते हैं। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस से जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उसको मेट बोलते हैं। और मेट के अंदर ये कॉम्पोजिशंस आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे देखिए, इसमें एक टर्म होता है बेसिमराइजेशन। तो ये क्या होता है, इसको समझिए। द ओर अंडरगो सेल्फ रिडक्शंस इन दिस स्टेट। हम जानते हैं कि कॉपर कॉपर ये सल्फाइड, कॉपर का मेनली क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन मतलब बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इसको ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन बेसेमर कन्वर्टर, इसलिए इस प्रोसेस को ही हम लोग बेसिमराइजेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, इस तरह का एक कंटेनर होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का लाइनिंग करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का लाइनिंग कर दिए। और यही फ्लक्स की तरह काम करेगा, जो भी आयरन इम्प्यूरिटीज होगा उस स्लैग के साथ, सॉरी फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेगा। और फिर इसमें क्या क्या हम लोग डालते हैं, मोल्टेन मेट डालते हैं, जो कि कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर्स है। फिर इसमें सिलिका सिलिका मिला भी देते हैं और सिलिका का लाइनिंग भी कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज रिमूव हो। क्या होता है, देखो यहाँ पर रिएक्शन, ये जो आयरन सल्फाइड है,
ये जो आयरन सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके FeO बनाएगा, और FeO क्या करेगा, फ्लक्स के साथ रिएक्ट कर कर स्लैग बनाएगा, और जो भी नॉन मेटालिक इम्प्यूरिटीज रहेगा ये भी बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि बेसेमर कन्वर्टर में क्या होता है, रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन होता है। तो सेल्फ रिडक्शन आपको ये पता हो कि कॉपर सल्फाइड पार्सली कॉपर ऑक्साइड में बदला, और फिर कुछ कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ यहाँ पर, और कुछ जो यहाँ पर जो बचा रह गया है, ये दोनों रिएक्ट कर कर कॉपर और प्लस SO2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। SO2 ये रिएक्शन से इम्पोर्टेंट है, मैं बताया वहाँ पर भी सेल्फ रिडक्शन में भी ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछते हैं ये सबसे। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और टर्म देखोगे, SO2 गैस डिजॉल्व इन मोल्टेन मेटल्स। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये जो आपका मोल्टेन मेटल कॉपर का मिला, ये कॉपर का मिला, तो कॉपर का मिला, इसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यहाँ बबल जैसा देख रहे हो ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डिजॉल्व है। जब हम लोग इसको कूल करते हैं ना, तो कूल करने से, जैसे कूल करने से क्या होता है, SO2 गैस कम फ्रॉम द सरफेस एंड ब्रस्ट आउट एंड फॉर्म ब्लिस्टर्स। मतलब जब हम इसको कूल करते हैं ना, तो इसके अंदर से गैसेस निकलना शुरू हो जाता है, SO2 गैस, और इसके देखोगे इसके सरफेस पर इस तरह का होल जैसा क्रिएट हो जाएगा, होल जैसा क्रिएट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं ब्लिस्टर। इसीलिए इसमें ये भी पूछता है कि व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर का कंपोजिशन बताइए। जैसे वहां पर एक टर्म था मेट, मेट के अंदर 98% आयरन सल्फाइड था और 2% सॉरी 98% कॉपर सल्फाइड था और 2% आयरन सल्फाइड था। उसी तरह क्वेश्चन में पूछते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर में कंपोजिशन बताइए, तो बताइएगा कि 98% कॉपर रहता है और इम्प्यूरिटीज किसका किसका रहता है, दैट इज गोल्ड सिल्वर आयरन निकेल जिंक, ये सब का इम्प्यूरिटीज रहता है। तो क्या बोला गया, द मोल्टेन मेटल ऑब्टेन फ्रॉम बेसेमर कन्वर्टर बेसिमराइजेशन प्रोसेस करने के बाद सेल्फ रिडक्शन होने के बाद जो आपको मोल्टेन कॉपर मिलता है कंटेन SO2 गैस। और जब व्हेन द मेटल इज कूल, जब इसको हम कूलिंग करते हैं तो SO2 गैस escape आउट एंड फॉर्मिंग द लिक्विड मेकिंग ब्लिस्टर ऑन इट्स सरफेस। छोटा छोटा होल क्रिएट हो जाता है, पर पोरस जैसा हो जाता है, और इसलिए बोला जाता है इट इज दिस मोल्टेन कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर एंड ब्लिस्टर कॉपर कंटेन दिस कंपोजिशन। तो ये ध्यान रखना, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, मेट क्या होता है, ये सब इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसको बेसिमराइजेशन बोलते हैं। और ये जो आपका सेल्फ रिडक्शन का काम जो होता है दैट इज बेसिमर कन्वर्टर में होता है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। उसके बाद आ गया रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का रिफाइनिंग कैसे करते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से नहीं बताऊंगा रिफाइनिंग कैसे करते हैं। ये कल ही के क्लास में सब बता दिए थे, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, कितना परसेंट 90, यहाँ पर ये भी देखिए 99.95% प्योर कॉपर आपको ऑब्टेन होता है रिफाइनिंग करने के बाद। फिर इसमें एक और होता है, जैसे रिफाइनिंग करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लीजिए या तो कूलिंग कर लीजिए, कूलिंग से भी रिफाइनिंग का काम हो जाता है, मतलब प्यूरिफिकेशन का काम हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस तरह का एक कंटेनर रहता है, इसके अंदर क्या, वही SiO2 का लाइनिंग किया रहता है, क्योंकि इसमें आयरन के फॉर्म में इम्प्यूरिटीज रहता है। तो आयरन जो होता है आपका बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड को फ्लक्स की तरह ट्रीट करते हैं ताकि उन दोनों के साथ रिएक्ट करके स्लैग बन जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह का बम्बूज रहता है, बम्बूज के अंदर क्या करते हैं, हॉट एयर ब्लो करते हैं, और ये जो बम्बूज होता है ना, ये रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है देखिए, ये जो भी कॉपर कॉपर जो भी मोल्टेन कॉपर आपको मिला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये डिजोल्व इन मोल्टेन इम्प्योर मेटल्स। और जो भी आयरन है, आयरन मतलब इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, हमको पता है कि जो आपका बेसेमर क्या बोलते हैं, एक टर्म था ना, दैट वाज द ब्लिस्टर कॉपर कंटेन सो मेनी ऑफ इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटीज को ही तो रिमूव करना है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग।
तो ये सब इम्प्यूरिटीज जो होता है ना, इम्प्यूरिटीज, ये जो इम्प्यूरिटी जिसके अंदर है, इम्प्यूरिटीज जो है उसको क्या करता है, ये कॉपर ऑक्साइड बना, ये कॉपर ऑक्साइड आयरन के साथ या जिंक के साथ, ये सब के साथ रिएक्ट कर कर FeO बना लेता है। और हम लोग जानते हैं FeO और SiO2 का रिएक्शन करके स्लैग बनता है। तो ये सब काम इसके अंदर चलता रहता है। तो क्या यहाँ पर बोला गया, फ्रेशली कट वुड पोल्स, ये जो देख रहे हो ना, फ्रेशली कट, ये जो बांस होता है फ्रेशली कट, जो ग्रीन कलर का बांस होता है उसको हम फ्रेशली कट करके क्या करते हैं, इसके अंदर डालकर उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, और ये इसके एजिटेट भी करता रहता है, घूमता भी रहता है। कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन आर नाउ एडेड इन द मोल्टेन मेटल्स एंड विगरसली स्टीयर्ड, the hydrocarbon gas comes out which reduces the copper oxide copper oxide to pure metals। कॉपर ऑक्साइड, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर देखो, जो आपको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। ये जो आपको मोल्टेन कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर मिला था, वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और ये कॉपर ऑक्साइड क्या आयरन के साथ मोर रिएक्टिव के साथ रिएक्ट कर क्या आपको आयरन ऑक्साइड मिला। और ये आयरन ऑक्साइड को हम जानते हैं फ्लक्स से रिएक्ट करके तुरंत स्लैग बना लेंगे। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर कॉपर का प्योर मेटल्स देता है। तो ये प्रोसेस उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी एक मतलब एक थोड़ा सा दूर रखिए, बट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये सब काम कोलिंग में होता है। फिर ये देखो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज द एक्सट्रक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा गया है, लो ग्रेड ओर मतलब कॉपर जिसके अंदर, ऐसा और जिसके अंदर कॉपर का क्वालिटी बहुत कम है, कॉपर का परसेंटेज बहुत कम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं, लीस्ट विथ एसिड सॉल्यूशन और बैक्टीरिया। ऐसा करने से क्या होता है, ये Cu2+ का एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। फिर ये Cu+ का क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, कोई भी रिएक्टिव मेटल के साथ स्क्रैपिंग किया जाता है। तुरंत ये क्या होता है, ये जो है, ये जिससे स्क्रैप करोगे ना, उसी क्या करेगा, रिएक्ट कर कर Fe2+ होगा, या Zn2+, अगर जिंक होगा तो Zn2+ होगा। और कॉपर खुद रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा जिसके साथ स्क्रैपिंग करोगे, और खुद रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। और उसके बाद क्या करते हैं, या तो आप स्क्रैपिंग करो या तो आप हाइड्रोजन गैस पास करो, दोनों में से कोई भी काम करोगे, दोनों केस में आपको कॉपर मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल तभी अप्लाई करते हैं अगर जिसमें ऐसा ओर में जिसमें कार्बन का, सॉरी, कॉपर का परसेंटेज कम है। फिर ये बोला गया, एफ इज मोर कॉमर्शियली यूज फॉर द पर्पज ऑफ, एफ इज मोर कॉमनली यूज फॉर दिस हाइड्रोमेटलर्जी। हम लोग जानते हैं कि इसमें जिंक के जगह हम आयरन का यूज करना प्रीफर करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। अब पूरे केमिस्ट्री में दो ही चैप्टर्स बचा हुआ, हाइड्रोजन और पॉलीमर। बायोमोलिकुल्स आप लोगों ने बोला खुद पढ़ लेंगे, तो दो ही चैप्टर बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक पॉलीमर चैप्टर। पॉलीमर भी ओनली हाफ एन आवर का है। तो अभी देखो हाइड्रोजन कितना खत्म होता है, हाइड्रोजन में भी कुछ नहीं है, इसको इसमें इसमें जो जो फैक्चुअल चीजें हैं आपको याद रखना। तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखिए,
हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इसका 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसका एबंडेंस भी देख लीजिएगा, सबसे हाईएस्ट जो प्रोटियम होता है अराउंड 99.98% होता है, ट्रिटियम सबसे कम होता है। तो ये दीज आइसोटॉप्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन मास। मास में डिफरेंस है, हम जानते हैं ट्रिटियम का मास नंबर 2 होता है, सॉरी, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, प्लूटोनियम का 1 होता है। तो मास नंबर में डिफरेंस होने के कारण, मास में डिफरेंस होने के कारण इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि एच और एच डी में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एच डी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो वो लेस रिएक्टिव, वो बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा। तो ये बोल दिया कि बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए तो एच डी बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एच एच बॉन्ड। इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगा, एच एच का ज़्यादा होगा एच डी से। फिर उसके बाद, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें बात हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन देखोगे पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में भी लाई कर सकता है और हाइड्रोजन ग्रुप 17 में भी लाई कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है ग्रुप 1 से अल्कली मेटल से मैच करता है और साथ ही साथ ग्रुप 17 से भी मैच करता है। तो इसका पोजीशन के बारे में, इसका पोजीशन के बारे में अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट में पॉइंट्स है कि हाइड्रोजन को क्यों फर्स्ट ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s1 होता है, और अल्कली मेटल्स का भी कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो NS1 होता है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए इसको अल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि सोडियम सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायंस बनाता है, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ केटायंस बनाया, उसी तरह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ केटायंस बनाएगा, Na+ केटायंस बनाएगा। तो जिस मैनर में हाइड्रोजन केटायंस बनाता है, उसी सेम मैनर में आपका सोडियम भी केटायंस बनाता है। मतलब दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी जो लगता है ना, दैट इज कंपेरेबल। इसलिए इसको ग्रुप 1 में रखना चाहिए। अगर मैं हाइड्रोजन, इसको क्यों हाइड्रोजन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को फॉलो करता है। फिर ये भी देखिए कि जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड बनाता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइलाइड बनाता है। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह हाइड्रोजन भी X2 फॉर्म में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टी के कारण हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स में रखना चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टी जिससे हाइड्रोजन से मैच करता है, इसलिए इसको ग्रुप 17 में भी रखना चाहिए। इसलिए इसका पोजीशंस को लेकर अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये लिखा गया है कि पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिक्स, as some of the properties matches with metals and some of the properties matches with hydrogen। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो हाइड्रोजन का बहुत सारा प्रिपरेशन मेथड आप जानते हो, जगह जगह पर आया है। तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखिए क्या कौन कौन सा प्रिपरेशन मेथड है। सबसे पहला क्या है, बाय रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ मिनरल एसिड। जिंक का HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जिंक क्या करेगा, जिंक मोर रिएक्टिव है तो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, HCl में हाइड्रोजन को H+ को रिड्यूस कर देगा H2 में। आयरन यहाँ पर करेगा, आयरन भी मोर रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा, H2SO4 में हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा। दूसरा है फ्रॉम बेसिस, अगर बेसिस से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस आपको मिल सकता है। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो जिंक, हम जानते हैं जिंक, एल्यूमिनियम, Pb, ये सब एम्फोटरिक मेटल्स है। मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो NaOH के साथ रिएक्ट करके जिंकेट बनाया। एल्यूमिनियम, ये भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर मेटा एल्यूमिनेट बनाया। Pb के साथ रिएक्ट कर ये प्लम्बेट बनाया, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो हम मेटल का रिएक्शन एसिड करा के भी हाइड्रोजन गैस मिल सकता है।
मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कराकर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकता है। इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर, ये जो प्योर वाटर होता है ना, डिस्टिल वाटर होता है ना, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर्स बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, नॉन नॉन या बोल सकते हैं इनर्ड इलेक्ट्रोड, इनर्ड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पर कौन सा गैस मिलेगा बताओ, एनोड पर कौन सा गैस मिलेगा इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो, ये क्वेश्चन है। और कैथोड पर ऑक्सीजन सर। बिल्कुल गुड, ऑक्सीजन मिलेगा। और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कैथोड पर मतलब यहाँ पर जब ये दोनों रिएक्शन भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद रखने के लिए बोले थे, वाटर का रिडक्शन रिएक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों याद रखना है। तो बिल्कुल बिल्कुल करना है। आगे पेज में रिएक्शंस भी लिखा गया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सब सर जस्ट रिविजन है। देख लीजिए कैथोड पर कैसे रिएक्शन लिखा गया, एनोड पर कैसे रिएक्शन लिखा गया, और ये नेट रिएक्शन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर अगर अगर ऑक्सीजन का 1 मोल मिलेगा, अगर मान लो कि ऑक्सीजन का 1 मोल मिलेगा तो हाइड्रोजन का 2 मोल ऑब्टेन होगा। ये हमेशा 1:2 के रेशियो में ऑब्टेन होता है। अगर ऑक्सीजन 1 मोल तो हाइड्रोजन 2 मोल, अगर ऑक्सीजन 4 मोल तो हाइड्रोजन 8 मोल। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हाई प्योरिटी हाइड्रोजन चाहिए, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, उससे आपको हाई प्योरिटी हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बाय रिडक्शन ऑफ, ये अगर आपको लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन चाहिए, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन चाहिए, अगर हाई प्योरिटी हाइड्रोजन चाहिए तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड करा लीजिए। अगर आपको लार्ज स्केल में हाइड्रोजन चाहिए तो क्या करोगे, रिडक्शन ऑफ स्टीम। हम लोग क्या करते हैं, स्टीम के ऊपर हम लोग, या ऐसे बोल सकते हैं रेड हॉट कार्बन के ऊपर हम लोग स्टीम को ब्लो करवाते हैं। ब्लो करने से क्या होता है, वाटर गैस प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर साइड में लिखा गया है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है तो इसको ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको वाटर गैस बोलते हैं। अगर 1:3 है तो इसको हम सिंथेसिस गैस बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन का कोई भी रेशियो लो, हम लोग उसको सिंथेसिस गैस सिंपली बुलाते हैं। तो सिंथेसिस गैस बुलाते हैं क्योंकि क्योंकि इट इज यूज टू प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल, दैट्स व्हाई न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कोई भी रेशियो ले लो, दैट विल कॉल्ड सिंथेसिस गैस। तो सबसे पहले क्या किया, हम स्टीम के रेड हॉट कार्बन के ऊपर हम स्टीम को पास कराएं, तो क्या मिला, CO और H2 मिला। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, CO गैस को हमको CO2 गैस में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एन कैटलिस्ट। तो ये सेकेंड स्टेप है क्या बच्चे, देखो यहाँ पर, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डन बाय द ट्रीटिंग द मिक्सचर विथ स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, FeCrO4 कैटलिस्ट। तो यही रिएक्शन होता है। देखिए ये जो CO होता है, CO शिफ्ट हो जाता है CO2 में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में CO शिफ्ट हो जाता है CO2 के फॉर्म में, और इसको ये क्या होता है, एटमोस्फेयर में चला जाता है और हाइड्रोजन गैस को हम लोग ट्रैप्ट कर लेते हैं। और इसी तरीका से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो ये क्या है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो हम लोग ये मेथड अपनाते हैं, दैट इज फॉर कोल गैसिफिकेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टेबल गैस है। इट इज इट इज लिक्विड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन एचएच बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, कम होता है, अराउंड 74 पिकोमीटर होता है। इसलिए इसका अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ बॉन्ड रिएक्टिविटी जो होगा वो लो होगा। तो एच एच बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है लो है, मतलब बॉन्ड
एनर्जी ज़्यादा है, अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इसका रिएक्टिविटी जो होगा लेस होगा। ये ध्यान रखना, ये लिखा गया ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ एच एच एंड शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, एच एच बॉन्ड्स हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी एमंग ऑल सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, इन सब के कंपेरिजन में जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन एच एच बॉन्ड का होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसको तोड़ने में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। दो तरह का हाइड्रोजन होता है, एक पारा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन। पारा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन को हम इन एक दूसरे का हम लोग इसको न्यूक्लियर आइसोमर भी बुलाते हैं। तो ऑर्थो आइसोमर में क्या होता है, ध्यान रखिए। ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस हैव सेम स्पिन। यहाँ पर देख रहे हो ये हाइड्रोजन है, एक H2 मॉलिक्यूल्स का एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो इसमें अगर प्रोटॉन का, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, अगर दोनों प्रोटॉन का सेम मूवमेंट है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो हम लोग इसको ऑर्थो हाइड्रोजन बुलाते हैं। अगर अपोजिट, यहाँ पर देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स का मूवमेंट अगर अपोजिट, व्हेन द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस हैव अपोजिट स्पिन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखना, ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिए। ये बोला गया कि ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखा गया हायर टेम्परेचर पर, ये भी इंफॉर्मेशन है, पैरा फॉर्म हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू ऑर्थो फॉर्म। क्योंकि क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑर्थो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो लो टेम्परेचर पर ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर लो है तो पारा फॉर्म डोमिनेट करता है, लेस स्टेबल फॉर्म डोमिनेट करता है, लेस स्टेबल फॉर्म डोमिनेट करता है। और हाई टेम्परेचर पर ध्यान रखना, ऑर्थो फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म डोमिनेट करता है। तो क्या करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, देखोगे रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, पारा और ऑर्थो फॉर्म का जो रेशियो होता है 1:3 होता है। ऑर्थो फॉर्म का रेशियो ज्यादा है, क्योंकि मॉडरेट रूम टेम्परेचर पर जो आपका पारा फॉर्म है ऑर्थो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्थो फॉर्म में कन्वर्ट होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो ये बोला गया है पारा फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड टू ऑर्थो फॉर्म। और ये बताया था कि ऑर्थो पैरा आर कॉल्ड द न्यूक्लियर आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो ये रिलेटेड टू ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स। उसके बाद हम लोग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको एक बार पढ़िए जल्दी से आप इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ लिए होंगे आप, देखिए यहाँ पर, that is the compounds of hydrogens.
हाँ, उसके बाद देखिए बच्चे, दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला हाइड्राइड, ये डिफरेंट तरह का हाइड्राइड हो गया, इसको मेटालिक हाइड्राइड बोलते हैं और इसको नॉन मेटालिक हाइड्राइड बोलते हैं। ये जो हाइड्राइड होते हैं इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स, ये मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट बनाता है। दूसरा होता है इंटरेस्टिशियस या नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड, ये ब्लॉक मेटल्स। तीसरा होता है कोवेलेंट हाइड्राइड, इट इज फॉर्म बाय पी ब्लॉक मेटल्स। तो एक एक हाइड्राइड को लेते हैं और उसको डील करते हैं। तो पहला क्या है, दैट इज द आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड। तो ये हम जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर कर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड को छोड़कर रिमेनिंग आर आयनिक, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल बेरिलियम मैग्नीशियम का हाइड्राइड जो होता है उसमें सफिशिएंट छोटे साइज होने के कारण सामने वाला एनाइन को ज्यादा पोलराइज करता है। इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट कंपाउंड जो होता है कोवेलेंट नेचर्स का होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल्स ये डिफरेंट टाइप का हाइड्राइड्स बनाया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ये डिफरेंट टाइप का हाइड्राइड्स बनाया। ये दोनों हाइड्राइड जो हैं कोवेलेंट नेचर्स के होते हैं। रिमेनिंग हाइड्राइड जो होते हैं दैट इज आयनिक इन नेचर्स। फिर ये बोला गया कि इसको हम देखो आयनिक, इसको हम आयनिक हाइड, ये सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आयना है, ये सब जो कंपाउंड्स आपको देख रहा है बच्चे, ये सब कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना NaCl से रिजेंबल्स करता है। सॉलिड में आपको NaCl का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उससे रिजेंबल्स करता है। जैसे आपको पता होगा कि Na+ इज सराउंडेड बाय 6Cl- और Cl- इज आल्सो सराउंडेड बाय 6Na+। इसी तरह ये सब जो हाइड्राइड है ना बच्चे, ये सब हाइड्राइड भी इसका स्ट्रक्चर NaCl से रिजेंबल्स करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स। कि जैसे हम ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स का हाइड्राइड है, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं केटाइन का साइज बढ़ता है, और केटाइंस का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता है। आपको क्योंकि बताया गया था कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, यही सेम फंडा था, हाइड्रेशन एनर्जी वाज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो हम जानते हैं कि सबसे सबसे छोटा साइज देखा जाएगा तो लिथियम Li+ का है, सबसे बड़ा साइज सीजियम आयंस का है। तो बोला गया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है, लैटिस एनर्जी घटता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस हाइड्राइड का क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा, या हम बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज होता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल एटम्स, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस and that leads to decrease in the melting point and boiling point। फिर उसके बाद देखिए बच्चे, ये जो NaH होता है इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसी भी रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कराना है तो केटाइंस को क्या दो, केटाइंस को OH दो तो NaOH बना लेगा, और एनाइन को H- को H+ दो तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो अगर आप मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगा बच्चे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और वो भी हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होता है, तो ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट एनोड। एनोड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट एनोड। हम नॉर्मल किसी का हाइड्रोलिसिस कराते थे, अगर आपको याद हो बच्चे, तो एक्वस NaCl का हाइड्रोलिसिस कराते थे तो क्या मिलता था बताओ, एनोड पर क्या मिलता था, एनोड पर क्या मिलता था, कैथोड एनोड पर, में सर Cl। हाँ एनोड पर Cl2 गैस मिलता था, बिल्कुल सही। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता था, यही मिलता था ना। तो अगर यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, अगर आप एक्वस एक्वस मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना बच्चे, तो एनोड पर, यहाँ पर देख लो कैथोड पर हाइड्रोजन मिल रहा है, बट अगर आप मेटाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है
कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो ये ध्यान रखना, मेटल हाइड्रोलिसिस, मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है, कैथोड पर नहीं, एनोड पर मिलता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। आगे देखो बच्चे, जैसे ये वही चीज बोल दिया गया यहाँ पर, अगर हम लिथियम हाइड्राइड और एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है। अगर लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन AlCl3 से करा दो या सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन डाइबोरिल से करा दो तो क्या मिल जाएगा, दैट वन इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहला था, सेकेंड हाइड्राइड की तरफ करते हैं, दैट वन इज इंटरस्टिशियल्स या मेटालिक हाइड्राइड। ये मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं बच्चे। मेटल्स हम जानते हैं किसी डी ब्लॉक मेटल्स का अपना एक लैटिस होता है। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। और हम लोग जानते हैं बच्चे कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कार्बन बोरॉन ये सब का छोटा साइज होता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। ये चीज मैं आपको कोडिंग सॉरी डीएनए ब्लॉक में बताया था। डीएनए ब्लॉक में बताया था कि ये जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं ये मेनली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। उसमें क्या बताया था, डी ब्लॉक का जो मेटल्स है उसका जो अपना लैटिस होता है तो उसके इंटरस्टिशियल साइड पर क्या होता है, छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन ट्रैप हो जाते हैं और कैसा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यही चीज लिखा गया बच्चे कि हाइड्रोजन ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑक्यूपाई सम ऑफ द इंटरस्टिशियल साइड्स एंड देयरफॉर दे आर नोन एज द इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं बच्चे। दीज हाइड्राइड्स आर ऑलवेज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। हम जानते हैं कि ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड से बोल सकते हैं। एंड दे आर वेरिएबल, दे आर हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन। जैसे देखो कुछ एग्जांपल भी दिया गया है। These hydride exhibit property similar to metals, so that's why इस metallic hydride ही बोलते हैं। फिर क्या ई ब्लॉक मेटल्स, ये जो ग्रुप 7 ग्रुप 8 ग्रुप 9 के मेटल्स होते हैं, डू नॉट फॉर्म इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, ग्रुप 7 ग्रुप 8 ग्रुप 9 के मेटल जो होते हैं ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड गैस बोलते हैं। उसके बाद तीसरे तरह का हाइड्राइड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नॉन मेटालिक हाइड्राइड, या उसको हम लोग कोवेलेंट हाइड्राइड ही बोलते हैं बच्चे, कोवेलेंट हाइड्राइड। तो ये क्या मेनली पी ब्लॉक, ये मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट बनाता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ये भी 3 तरह का होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड के एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। 3 तरह का होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड इज ऑफ 3 टाइप्स। तो पहला देख लीजिए बच्चे, पहला क्या है, डू नॉट फॉलो। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं ये मेनली 13 ग्रुप वाले क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। 14 ग्रुप वाले क्या बनाएंगे, 14 ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और 15 टू 17 से लेकर 17 ग्रुप वाले क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इसमें एक पहले ये तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप 17, इसमें ग्रुप 14 और इसमें ग्रुप 15 से 17। और नोबल गैसेस वाले तो हाइड्राइड बनाते ही नहीं है, लिख दिया है इसमें। तो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, दे डू नॉट फॉलो लीस्ट ऑक्टेट रूल। लीस्ट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। देर 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन दर वैलेंस शेल। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, LS3, BS3, ये सब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं करते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसलिए जानते हैं ALS3 डायमेराइज होता है, BS3 डायमेराइज हो जाता है। और ये एक लीस एसिड की तरह एक्सेप्ट बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हाइड्राइड है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर लीस एसिड। फिर दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। प्रीसाइज का मतलब होता है जितना हाइड्रोजन, जितना जितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास है,
इस केस में कम है, इस केस में जितना चाहिए उतना है, और इसका है ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। तो यहाँ पर ये 14 ग्रुप एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाता है। ये लीव्स ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करता है, और इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो मेन, सीलेन, जर्मेन, प्लम्बेन, इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये लीव्स सॉरी ये क्या बोलते हैं, लीव्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, बट ये लीव्स ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता था। द लेस द इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब होता क्या है, ये दे फॉलो लीज ऑक्टेट रूल। लीज ऑक्टेट रूल को तो फॉलो करेगा, और इट कंटेन सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण it will behave as a Lewis base, means it can donate a pair of electron to other, as you can see some of the examples. What extra pair of electron, तो आपको पता है कि वाटर क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को देकर क्या बनाता है, ये H3O प्लस बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर वाटर क्या है, एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वाटर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, और ये H प्लस क्या है, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है बच्चे। तो ये और इसका एग्जांपल्स हो गया, ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कोवेलेंट हाइड्राइड 3 तरह का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़िए, मैं पढ़ाता हूँ। बढ़ते हैं। तो नाउ ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले पढ़ रहे थे दैट वाज द हाइड्राइड, अभी ऑक्साइड्स। हम जानते हैं ये दो तरह का ऑक्साइड्स बनाता है, एक वाटर और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, पहले वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाटर कहते हैं, इसको D2O को हैवी वाटर बोलते हैं। तो इसके मॉलिक्यूलर मास देखो, इसका 18 होगा तो इसका 20 होगा। ये बात ध्यान रखना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट D2O और H2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। थोड़ा सा D2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका मोलर मास ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेटिवली ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। हम ये वाटर का स्ट्रक्चर जानते हैं, गैसियस ये डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये सब। फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आइस में हम जानते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में कैविटी होता है। ये भी बताया गया था कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, and density of water is maximum at which temperatures। तो ये बताया गया था डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम, एंड दैट वन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। ये सब भी देख लीजिएगा, ये सब बाउंड्री वगैरह बताया गया है। अभी बच्चे, ये जो ये जो सॉलिड आइस होते हैं, सॉलिड आइस ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर हेक्सागोनल लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और लो टेम्परेचर पर ये क्यूबिकल लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, इसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है,
इसका डायपोल मोमेंट 1.8 डायप्टर होता है। ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर देखिए लाइक डिजॉल्व लाइक हम लोग जानते हैं, तो वाटर कैन डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। आई लाइक बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दैट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये बोला गया है। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है, इसलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड वाटर, फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रेटेड वाटर। तो ये बेसिकली तीन तरह का होता है। देखो, एक कोऑर्डिनेट वाटर होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है, और एक इंटरस्टिशियल वाटर होता है। ये क्या होता है यहाँ पर देखिए, जैसे कोऑर्डिनेटेड वाटर का हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल्स। तो इसमें से ध्यान रखना, ये जो ब्लू विट्रॉल्स है, ब्लू विट्रॉल, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो वाटर्स है, waters will behave as a ligand and it will coordinate to, it will give its pair of electron to central metal atoms। जैसे ये जो एग्जांपल दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर्स में, जैसे ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें देखोगे चार वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ओनली क्या, कोऑर्डिनेटेड वाटर मतलब ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम्स, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इसी तरह ये भी एग्जांपल, ये FeSO4.6 वाटर में, इसमें क्या है, जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह जिंक में भी, जिंक सल्फेट डॉट वाटर 5 वाटर में भी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन की तरह, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहा है। और एक थर्ड होता है दैट इज इंटरस्टिशियल वाटर। यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द BaCl2 लैटिस, जो BaCl2 का लैटिस है उसके इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर ट्रैप हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। तो टाइप्स ऑफ ये जो हाइड्रेटेड कंपाउंड था इसको डिलीट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं दैट इज द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो इसको एक बार पढ़े फिर पढ़ाता हूँ। हो गया सर। हो गया तो देखो, तो ये दो तरह का वाटर्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा करते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़े, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो सबसे पहले देखो, अगर हम दो कंटेनर दिए, दोनों में पानी है और आपको बताना है कि कौन हार्ड वाटर है और कौन सॉफ्ट वाटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट डालेंगे। तो डालने के बाद क्या होगा, जिसमें झाग इजली बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज द सॉफ्ट वाटर।
और जिसमें झाग इजली नहीं बनेगा उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। तो यही बोला गया, वाटर विच डू नॉट जनरेट फोम with soap या detergent are called hard water, or which generate foam with soap या detergent, that is called soft water. तो अब यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये ध्यान रखना, याद रखना, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और ये परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा? इसके अंदर सॉल्युबल क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये बात ध्यान रखना है, टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल्स क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब बाइकार्बोनेट आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस और क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। तो दो तरह का हार्डनेस होता है, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। अब ये बोला गया कि रीजन फॉर हार्डनेस, हार्डनेस का क्या रीजन है? ऐसा क्या हो जाता है जो आपका उसमें सोप या डिटर्जेंट डालने से झाग नहीं निकलता है? क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है? तो ये देखो, हम लोग जानते हैं ये सोप मॉलिक्यूल्स है, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट सरफेस केमिस्ट्री में बता रहे थे, सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है। इसमें दो पोर्शन होते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ये जो हेड पोर्शन है वो वाटर लविंग है, और ये टेल पोर्शन है वाटर हेटिंग है, या ऑयल लविंग, ग्रीस लविंग बोल सकते हैं इसको। तो दो तरह का पोर्शन होता है, एक हेड पोर्शन, टेल पोर्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चे, क्या देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि हार्ड वाटर में ना बच्चे मैग्नीशियम आयन, हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहते हैं। अगर टेम्पररी हार्डनेस की बात होगा तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर टेम्पररी हार्डनेस की बात होगा दैट इज द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कहने का मतलब हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये क्या करता है, देखो नॉर्मल पानी है, अगर सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर है तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल से पोलर कंपाउंड, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा बच्चे, इस तरह का अलाइनमेंट हो जाएगा। मतलब ये जो हेड पोर्शंस है, ये जो हेड पोर्शंस है, ये जो वाटर लविंग पोर्शंस है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मिसेल्स, मतलब फोम, जहाज फॉर्मेशन। ये सॉफ्ट वाटर की कहानी है बच्चे। अब हार्ड वाटर में हम जानते हैं क्या बच्चे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। तो क्या करता है हार्ड वाटर में, क्या होता है, ये जो कैल्शियम आयन है ना या मैग्नीशियम आयन है, हम लोग जानते हैं ये जो अट्रैक्शन देख रहे हो बच्चे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। और यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा ना बच्चे, ये देखो, ये हेड पोर्शन है, वाटर लविंग पोर्शन है। ये वाटर लविंग पोर्शन या ये जो हेड पोर्शन है, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने के बजाय क्या होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अटैच हो जाता है। देखो नॉर्मल वाटर में क्या था, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों ओर क्या होता है, जो आपका सोप या डिटर्जेंट का हेड पोर्शन, वाटर लविंग पोर्शन आकर अटैच हो जाता है, और झाग, मिसेल्स का फॉर्मेशन, झाग का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। बट ये जो हार्ड वाटर में ना बच्चे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो ये क्या होता है ना, ये जो सोप का मॉलिक्यूल्स है, इसको हेड पोर्शन है, दैट विल लव कैल्शियम आयंस को ज्यादा लव करेगा एज कम्पेयर टू पोलर कंपाउंड, वाटर से ज्यादा लविंग नहीं करेगा। तो देखो कि जितना भी सोप का मॉलिक्यूल्स है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जाकर इस तरह का सिनारियो आ जाएगा। तो अगर अगर जितने भी सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम आयन के साथ अटैच कर लिया, तो ये तो फोम नहीं बना, ये तो झाग नहीं बना। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों ओर सराउंड होता तो झाग बनता। तो इसी कारण बच्चे क्या होता है
कि हार्ड वाटर्स में झाग आसानी से नहीं बन पाता है। अगर नहीं बन पाता है तो अगर मुझे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, कुछ नहीं करो, आप कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर दो, बाहर निकाल दो, हार्ड वाटर ऑटोमेटिकली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सर दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ हार्डनेस। ओके, तो आप रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हम जानते हैं कि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम का सॉल्ट रहता है। इसको अगर हम रिमूव कर दिए, आयंस मैग्नीशियम कैल्शियम आयन को रिमूव कर दिए तो ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम हार्डनेस को रिमूव करेंगे, तो इसको एक बार पढ़े बच्चे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करें, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। मतलब जो टेम्पररी हार्डनेस के अंदर कौन सा सब्सटेंस सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यही दोनों आयंस की वजह से, इन्हीं दोनों आयंस की वजह से ये हार्डनेस इसमें आ गया है। तो इस कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को अगर हम रिमूव कर दिए तो हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। ओके, तो उसको करने का पहला तरीका क्या है बच्चे, दैट वन इज बॉइलिंग। आप बॉइलिंग करो, बॉइलिंग करने से क्या होगा, ये जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट है ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, नीचे सेटल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ रिएक्शन देख के लिखा हुआ है, बाइकार्बोनेट क्या हो गया, कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। एक दूसरा होता है बाई एडिशन ऑफ लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो देखो ये दोनों रिएक्शन क्या क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल्स हो गया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसको भी लाइम वाटर से रिएक्ट करवाओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाकर नीचे सेटल्ड हो जाएगा। आप इनफैक्ट एनी बेस, कोई भी बेस ट्रीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर NaOH भी लेंगे तो क्या होगा, MgOH होल थ्राइस का MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो दो मेथड है, एक तो बॉइलिंग कर लीजिए या लाइम वाटर ऐड कर दीजिए। तीसरा है भाई सॉरी, नेक्स्ट है दैट इज द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, परमानेंट हार्डनेस, तो एक पहला है वॉशिंग सोडा को ऐड करके, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को ऐड करके। हम लोग जानते हैं कि परमानेंट हार्डनेस में यही सब आयंस प्रेजेंट रहता है, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये क्या है, ये जो MCl2 है ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर MCO3 का प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर सल्फेट है तो M मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, नीचे सेटल्ड हो जाएगा, उसको इजिली हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो एक तो पहला हो गया कि अगर आप वॉशिंग सोडा को ऐड करोगे तो ये जो आपका परमानेंट हार्डनेस है वो टेम्पररी हार्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगा।
दूसरा एक इम्पोर्टेंट मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलगॉन मेथड। कैलगॉन मेथड, तो ये कैलगॉन का एक्चुअल फॉर्मूला है, दैट इज Na PO3 होल 6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, या इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है Na2 फिर उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Na4PO3 होल 6। ये यही है बच्चे, Na6PO होल 3 का 6 ही है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कैल्बोन है बच्चे, और यहाँ पर क्या हम जानते हैं कि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैल्शियम आयन है ना, ये कैल्शियम आयन जाकर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रैप हो जाता है। देखो ट्रैप हो गया यहाँ पर 4 सोडियम था, तो यहाँ पर 2 सोडियम हुआ, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी +1 होता है, कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है, तो यहाँ पर 2 कैल्शियम जाकर फिट हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या होगा, दो दो सोडियम 2 NaCl निकल जाएगा। तो ये क्या है, कैलगॉन मेथड। कैलगॉन मेथड से भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट मेथड, दो मेथड हो गया था। एक पहला मेथड था वॉशिंग सोडा को ऐड करके आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। दूसरा मेथड था कैलगॉन कैलगॉन मेथड। कैलगॉन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या होता है, जो भी परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड या इसको जियोलाइट भी बोलते हैं। तो जियोलाइट बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनो सिलिकेट क्या होता है बताया था, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनो सिलिकेट क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड में, सिलिका में क्या करते हैं, उस सिलिकॉन को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला देखो, इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा गया है, इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा गया है इसका, देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली Na2Z बुलाएंगे। मतलब जियोलाइट का जो सिंपल फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं NO2Z। ये जो टोटल, ये जो देख रहा है ना, एल्यूमिनियम से लेकर यहाँ तक, इसको जेड बोल दिया, ओवरऑल इसको Na2Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होता है, जियोलाइट में क्या होता है, इस तरह से पोर होता है, पोर होता है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ट्रैप हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, हमें जानते हैं कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ये जियोलाइट है बच्चे, जियोलाइट है Na2Z। तो अभी क्या होता है, यहाँ पर सिंपली आयंस का एक्सचेंज होता है। सोडियम क्या करेगा, सोडियम फ्री हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम आयंस है ना, कैल्शियम आयन, ये जो आपका जियोलाइट है, जियोलाइट के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। तो क्या होगा, जो भी आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, वो पोर में क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और पोर में ट्रैप हो जाएंगे, और वहां पर क्या होगा, Na+ आयंस कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, यही क्या होता है, परम्यूटेड जियोलाइट के अंदर होता है। जितना भी आपका हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है,
इस जियोलाइट के पोर में क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। और अगर अगर पानी से कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस रिमूव हो गया तो सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर व्हेन परमिटेड गेट एग्जिस्टेड, तो क्या होता है, इसको रीजनरेट किया जाता है बाय यूजिंग NaCl। ये ध्यान रखना। मतलब जैसे हम इस बेड को बार बार यूज करेंगे ना, तो बार बार यूज करने से क्या होता है, इसका पोर साइज जो होगा ना, पूरा कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको इसको हम क्या करना पड़ता है, फिर से रीजनरेशन करना है। रीजनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका CaZ यहाँ पर बनाना है बच्चे, उस CaZ का रिएक्शन हम क्या करा देते हैं, NaCl से करा देते हैं। NaCl से कराने से क्या होगा, फिर से देखो Na2Z, ये जो जियोलाइट है फिर से रीजनरेट हो गया। रीजनरेट हो गया तो फिर से क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को ट्रैप करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखो डायग्रामेटिक फॉर्म में बना हुआ गया है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से हार्ड वाटर आ रहा है। इसके अंदर क्या है, जो भी बेड बना हुआ है Na2Z का बेड बना हुआ है। जब इसके अंदर इसके ऊपर जब आएगा तो क्या होगा, जितने भी इम्प्योरिटीज है, ऊपर से अगर हार्ड वाटर आएगा तो क्या होगा, इस बेड के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ट्रैप हो जाएंगे और ये सॉफ्ट वाटर इधर से निकलना शुरू हो जाएगा। इसको रीजनरेट करने के लिए हम NaCl भी मिलाते हैं। ये पूरा आपका दैट इज परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड बोलते हैं। तो 3 मेथड पढ़ लिया, और एक चौथा मेथड है, दैट वन इज आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड को एक बार पढ़िए आप पहले। तो इसको, ये जो नेक्स्ट मेथड है बच्चे, दैट वन इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। रेजिन भी एक बेड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। जैसे जियोलाइट के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं ना, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरह रेजिन भी एक बेड होता है, उसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ट्रैप होगा। तो ये रेजिन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली रेजिन आर द एसिड और बेस containing large amount of organic molecules। जैसे कुछ एग्जांपल दिया है, इसको हम केटानिक रेजिन्स बोलते हैं और इसको हम एनानिक रेजिन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हार्ड वाटर है, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये केटानिक रेजिन का बेड बना हुआ है। तो क्या होगा, ये होता है, देखो ये जो आपको, जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस था, वो क्या करेगा, रेजिन रेजिन ये केटानिक एक्सचेंज रेजिन, इसको इन जनरल RNH लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं। ये क्या होगा, यहाँ से आयंस का एक्सचेंज होगा। आरएन क्या होगा, कैल्शियम के साथ कंपाउंड बना लेगा, और जो H+ आयंस और Cl- आयंस फ्री हो जाएंगे बच्चे। तो केटानिक एक्सचेंज रेजिन के बाद क्या हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस रिमूव हो गए। बट अभी भी ये जो पानी है, आप चाहोगे कि कैल्शियम केटानिक एक्सचेंज रेजिन से जो आपका प्यूरिफाइड वाटर मिला, तो उसको पी लोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। इसको फिर से क्या करते हैं, रेजिन एक्सचेंजर, मतलब एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास कराना पड़ेगा। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन, ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये केटायन एक्सचेंज रेजिन वाला है। एनायन एक्सचेंज रेजिन में हम जानते हैं कि देखो RNH2OH रहता है, तो ये क्या करेगा, जो H+ और Cl- यहाँ निकल रहा था ना, उसके साथ फिर से रिएक्ट करता है। मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन, पहला वाला कंटेनर से जो सॉल्यूशन बच्चे यहाँ पर देखिए जा रहा है, इसमें इसके अंदर क्या है, एक तो CaRNH2 ये बेड के अंदर ट्रैप हो गया, प्लस H+ Cl- है। तो ये H+ Cl- आयंस
ये जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है उससे रिएक्ट कर क्या बनाएगा, अमोनियम RNH3Cl माइनस बनाएगा और साथ ही साथ वाटर रिलीज करेगा। ये पानर दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट यहाँ से जो फर्स्ट कंटेनर से जो पानी मिलेगा दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग as it contain H plus and Cl minus ions. That's why it is not fit for drinking. तो इसी तरह हम कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज रेजिन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम जानते हैं रेजिन को कैसे रीजनरेट करेंगे, हम जानते हैं कि रेजिन के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ट्रैप हो गया, तो उसको रीजनरेट करने के लिए क्या करते हैं, HCl से पास करते हैं। जैसे जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए NaCl पास कराते थे, इसलिए इसको रीजनरेट करने के लिए HCl गैस पास कराया जाता है और ये रिएक्शन होता है। देख रहे हो ये फिर से रेजिन रेजिन फिर से जनरेट हो गया और इसी तरह आगे काम करेगा। चलो तो ये भी हो गया। आयन एक्सचेंज रेजिन इज ऑल्सो ओवर, मतलब जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर है ये खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़िए फिर मैं पढ़ाता हूँ। देखिए ये तो मैं बता दिया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर आपको याद हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्लो होता है, दैट वन इज फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट लगाकर या वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये पढ़ा दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं हैवी वाटर। अभी तक हम वाटर वाटर से हम लोग डील कर रहे थे, तो वाटर का कैसे प्रिपरेशन कर टाइम्स देन हैवी वाटर ऑब्टेन। कैथोड पर क्या होता है, वही सेम रिएक्शन। कैथोड पर देखोगे तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस निकलता था, तो यहाँ पर क्या होगा, D प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर D2 गैस निकलेगा। इसी तरह एनोड पर ये रिएक्शन OH माइनस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, OD माइनस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर H2O क्या H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और D2O क्या होगा, D2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से रिएक्शंस यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, पढ़ लीजिए वहां पर, ड्यू टू लोअर मास ऑफ एंड साइज mobility of H plus ions is high and therefore reduction of H plus will occur and D plus will remain in the solution. H plus का फास्टर रिडक्शन होगा ये तो पता है, D plus का स्लोअर रिडक्शन होगा। तो इसलिए इसको क्या कराया जाता है, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तभी जाकर D2O मिलेगा। फिर ये भी एक इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखा गया है कि अगर आप 29,000 लीटर अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, उससे मात्र 1 लीटर D2O मिलता है, 1 लीटर D2O मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया गया है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल properties of heavy water are higher than that normal water। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पर बताया था। केमिकल रिएक्शंस भी देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे तो NaOH बनाएगा, बट D2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaO2 बनाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो दैट इज द एसिटिलीन गैस निकलता था, यहाँ पर क्या निकलेगा, C2D2 गैस निकलेगा। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी शो करते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा।
अब ये लास्ट ही है लगता है 300। अब ये लास्ट बचा है, दैट वन इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको एक बार देखिए पहले। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसका प्रिपरेशन करने के लिए एक पहला है मॉर्फ प्रोसेस बोलते हैं, मॉर्फ प्रोसेस। मॉर्फ प्रोसेस इसमें सिंपली क्या किया जाता है, मेटल परऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया जाता है, तो इससे क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस मिलते हैं। दूसरा दूसरा क्या है, दैट इज बाय द फ्रॉम हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। इसमें यही रिएक्शन कराया जाता है, ये जो बेरियम परऑक्साइड है, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो इससे H2O2 मिलता है। फिर तीसरा है दैट इज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो भी हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। क्या होता है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें, when H2SO4 solution is electrolyzed for a long time and a current density using graphite and platinum, that is inert electrode। क्या होता है देखो, H2SO4 का सॉल्यूशन पहले आपको पता है एनोड पर क्या होगा, ये रिएक्शंस मेनली एनोड पर होगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, मार्शल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन सॉरी इसमें जो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट गेट कन्वर्टेड टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शंस में। तो ये मेनली एनोड पर होता है। और ये जो मार्शल एसिड मिला उसको वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है। तो ये 3 प्रिपरेशन मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करा जाते हैं। इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस लिक्विड विद ब्लूइश टिंज होता है, जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H2O2 में ना, H2O2 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर। तो ये बोला कि ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O2 में, जैसे वाटर के अंदर, वाटर कितना मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, 4, बिल्कुल 4। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो होता है ना, जो नंबर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट वन इज हायर एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा होने के कारण क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चे। मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन परऑक्साइड का 130 होता है, D2O का 101 होता है, वाटर का 100 होता है। तो रिलेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाई। फिर ये भी ध्यान रखिए कि इंफॉर्मेशन है, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 को हम पर हाइड्रोल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इन बोथ गैसेस एंड सॉलिड्स। ये देखो, ये एक तरह से खुली किताब की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस होते हैं, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इसका बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वेपर फेज में है, और ये सॉलिड फेज में है। ये वेपर फेज में और ये सॉलिड फेज में, दोनों में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, ये डायहेड्रल एंगल क्या होता है, 115 डिग्री होता है। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, कन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा था, उस समय बताया था कि डायहेड्रल एंगल क्या होता है।
तो इसमें ध्यान रखिएगा, गैसियस फेज में डायहेड्रल एंगल 115 होता है और ये वेपर फेज में डायहेड्रल एंगल ओनली 90.8 होता है। और इसमें कुछ याद नहीं करना है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ओ, ये जो बॉन्ड लेंथ ओ फेज में, गैसियस फेज में जो ओ और ओ के बीच जो बॉन्ड लेंथ है, दैट वन इज हायर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इन सॉलिड। तो ये भी इंफॉर्मेशन के तौर पर ध्यान रखिएगा। और ये रीजन से बोला गया कि बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल्स ड्यू टू रिपल्शंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पेयर के बीच दो दो लोन पेयर है, तो इसके बीच हैवी रिपल्शन होगा। हैवी रिपल्शन के कारण क्या होगा, ओ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दैट इज फाउंड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। केमिकल रिएक्शन देख लीजिएगा। केमिकल रिएक्शंस में क्या है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रिएक्शंस ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बताया था कि H2O2 क्या होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव इन नेचर। अगर इसके ऊपर सनलाइट गिर जाएगा ना, तो ये तुरंत तुरंत क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन शो कर लेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इसको डार्क बोतल में रखा जाता है। तो ये सनलाइट देगा तो वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट, so that's why hydrogen peroxide is stored in a dark container in dark room। फिर क्या होता है, ये एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देख रहे हो कि ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 और 0 में जा रहा है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी है, साइमल्टेनियस रिडक्शंस भी है, दैट्स व्हाई इट इज एन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। ब्लीचिंग एक्शंस, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपको याद है, इसका ब्लीचिंग एक्शन है, कलर उड़ाने का काम करता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करता है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन इट इज एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। और ये भी बताया था इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। जो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट वन इज परमानेंट। जो भी रिडक्शन की वजह से जो भी ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट वन इज टेम्परेरी। तो ये तो जाना हुआ है। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये एक बार देख लीजिए, जैसे जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, सामने वाला Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट होगा और खुद रिड्यूस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन लिखना हो तो इसी तरह स्केलेटल रिएक्शन लिखेंगे। क्या, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सामने वाला Fe2+ को क्या करेगा, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर दिया कहाँ, Fe3+ में, और खुद रिड्यूस हो गया कहाँ, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद रिड्यूस हो गया वाटर में। तो इस तरह का स्केलेटन रिएक्शंस आप लिख सकते हो। इसी तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ये सामने वाला को रिड्यूस कर देगा। जैसे सामने वाला को देख रहे हो, सामने वाला को Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर देता और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में। तो ये सब रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस का है। जैसे KMnO4 में भी ये बताया था, K2Cr2O7 में बताया था, ओजोन में बताया था, जगह जगह आया तो इसको ध्यान रखिए कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, दैट वन ये रिएक्शंस, ये थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो ये रिएक्शंस जब मैं K2Cr2O7 पढ़ा रहा था वहां पर ही बताया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शंस K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये ब्लू कलर का, इसको हम क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, ब्लू कलर का ब्लू बटरफ्लाई बनाता है। तो ये रिएक्शंस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट होता है। अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, दैट वन इज पॉलीमर चैप्टर के साथ आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको क्वेरी होगा, आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो ओके उसी के सर। साथ हाँ, एक चीज और बोल रहा हूँ कि ये क्लासेस, पॉलीमर का क्लासेस जो भी आधा घंटा 1 घंटा का होगा, कल भी लिया जा सकता है, नहीं होगा तो मंडे को भी लिया जा सकता है।
तो कब लिया जाएगा आपको फर्दर पहले नोटिस दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल या मंडे को, लास्ट क्लास होगा, केमिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा। और पॉलीमर के साथ, पॉलीमर का मैं नोट्स भेज दूंगा, पॉलीमर एक बार पढ़ लीजिएगा। पॉलीमर भी आप ही को पढ़ना है, हम ओनली क्या मोनोमर और पॉलीमर ये एक तरह से थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है दे देंगे, और उसके बाद आपको आप ही को याद करना है वहाँ पर। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.